अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स। ईरा लाइट्स। आज यूनिट वाइज FLP 3 हम इंग्लिश का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को अब हम लोग देखते हैं कि चार्ली ऑप्शन है इसका। माई फ्रेंड हेनरी फेल ऑफ द लैडर while he was painting the ceiling of his room। देखो बेटे, ये सेंटेंस जो है ये एक्शन विद इन एन एक्शन का है। एक्शन विद इन एन एक्शन इन पास्ट। और माजी में अगर एक काम हो रहा हो और उसके दौरान कोई दूसरा काम हो तो दो स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आई हर्ड अ नॉक व्हेन आई वाज स्टडीइंग। आई हर्ड अ नॉक व्हेन आई वाज स्टडीइंग। और दूसरा है आई विजिटेड द जू व्हेन आई वाज इन लाहौर। अब AWA का कॉन्सेप्ट है एक्शन विद इन एन एक्शन। माजी में अगर एक काम हो रहा हो तो उसे कंटिन्यूअस फॉर्म की सूरत में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो ING वाली फॉर्म होती है वो जनरली कंटिन्यूटी को ही शो करती है। अच्छा, अब व्हेन और व्हाइल जो हैं ये दोनों टाइम के कंजंक्शंस हैं। जनरली ये टाइम के कंजंक्शंस हैं। ये फिक्रा यूं भी हो सकता है कि आई हर्ड अ नॉक व्हाइल आई वाज स्टडीइंग। तो व्हेन जो है यहां पर कंजंक्शन है, व्हेन या व्हाइल भी लिख देता हूं साथ में। ये दोनों यहां पर कंजंक्शन हो गए। इसे मैं ग्रीन कलर का कर देता हूं। ये लो जी। अब ये कंजंक्शन कैसे हैं, इनसे पहले भी एक क्लॉज है। आई हर्ड सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज होता है, और इसके बाद में भी एक क्लॉज है आई और स्टडीइंग, यानी सब्जेक्ट और वर्ब। अच्छा, तो माजी में अगर दो काम हो, एक काम जारी हो और उसके बीच में कोई दूसरा काम हो, उसको इंटरप्ट करे, तो फिर हम कंटिन्यूअस फॉर्म के साथ पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आई हर्ड अ नॉक व्हेन आई वाज स्टडीइंग या व्हाइल आई वाज स्टडीइंग। या दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज भी हो सकता है। जब मैं लाहौर में था यानी काम जारी था, तो मैंने जू को विजिट किया। देखिए, सेंस उठाया करें, सेंस। तो ये जो आप कॉन्सेप्ट बिठाए हुए हैं ना जहन में कि पास्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द पास्ट, ये बड़े मुतस्सिब किस्म के कमेंट्स हैं। ये सेंटेंस वेरी, सेंटेंस टू सेंटेंस, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता होता है। तो ये मत कहा करो कि पास्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द पास्ट। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है, यस्टरडे ही स्पोक बिफोर द ऑडियंस।
just like a professional speaker speaks। अब देखो, अब इस सेंटेंस के बारे में क्या कहोगे? पहले स्पोक है, बाद में स्पीक्स है। कि कल वो ऑडियंस के सामने ऐसे बोला, कल माजी की बात है, जैसे कि कोई प्रोफेशनल स्पीकर बोलता है। तो ये मत कहा करो कि पास्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द पास्ट। सिचुएशन देखी जाती है। तो इस वक्त मैं जिस सिचुएशन का जिक्र कर रहा हूं आपके सामने, वो सिचुएशन है एक्शन विद इन एन एक्शन की। ये देखो, एक्शन विद इन एन एक्शन। तो एक्शन विद इन एन एक्शन को अगर शो करना हो हमने, तो या तो कंटिन्यूअस आईएनजी वाली फॉर्म के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, जैसे कि आई हर्ड अ नॉक, आई हर्ड अ नॉक व्हेन आई वाज स्टडीइंग। या दोनों तरफ हम पास्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, विजिटेड और वॉज। अच्छा, तो चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। अब अल्फा, बीटा और डेल्टा में ये हैड और थर्ड फॉर्म आई हुई है। देखो बेटे, हैड और थर्ड फॉर्म जो होती है ना, उसका बड़ा सादा सा रूल है। वो रूल है ए बी ए का। ए बी ए से मुराद है एक्शन बिफोर एन एक्शन। अब इस बात को याद रखिएगा, यानी हैड और थर्ड फॉर्म हम तब यूज करते हैं जब हमने एक्शन बिफोर एन एक्शन शो करना हो। माजी में एक से ज्यादा काम हुआ है, एक से ज्यादा काम हुए हैं, और एक काम दूसरे से पहले हुआ है। मिसाल के तौर पे, इसको मैं उर्दू में लिखता हूं, एक मिनट। देखिए जी, सैलाब आने से पहले ही गांव वाले गांव खाली कर चुके थे। अब मैंने उर्दू में इसलिए लिखा है कि आपको समझा पाऊं बेहतर तरीके से। अब माजी में दो काम हुए हैं, एक सैलाब आया था, एक गांव वालों ने गांव खाली किया था। तो कौन सा काम पहले हुआ था बताइए? जी बिल्कुल, सैलाब पहले आया था और गांव वालों ने गांव खाली बाद में किया था, यानी डूब के मर गए थे सारे। बताइए कौन सा काम पहले हुआ था? फिर सेंटेंस देखिए, सैलाब आने से पहले ही गांव वाले गांव खाली कर चुके थे। बताइए। जी हाँ, हुजूर, गांव पहले खाली किया गया था और बाद में सैलाब आया था। तो लिहाजा माजी में अगर एक से ज्यादा काम हो, तो ये आपने देखना है कि पहले कौन सा काम हुआ है। तो जो काम पहले हुआ है उसके साथ आप हैड और थर्ड फॉर्म लगाइए। तो ये सेंटेंस यूं बनेगा कि द विलेजर्स हैड वेकेटेड द विलेज। जो काम पहले सर अंजाम दिया गया है उसके साथ हैड और थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए यहां पर मैंने लिखा है अर्लियर एक्शन के लिए हैड और थर्ड फॉर्म, और लेटर एक्शन के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो लिहाजा अगर यहाँ हैड बीन पेंटिंग लिखा गया है तो इसका मतलब है कि वो पेंटिंग पहले कर चुका था, फिर गिरा वो। हैड पेंटेंट का भी यही मतलब है। और डेल्टा कह रहा है कि हैड फॉलन, वो गिर ही पहले गया था, तो पेंटिंग का सिलसिला बाद में शुरू हुआ। तो हमें यहाँ ए बी ए का कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, यहाँ हमें ए डब्ल्यू ए का कॉन्सेप्ट चाहिए, एक्शन विद इन एन एक्शन का, एक्शन बिफोर एन एक्शन का नहीं। और मैं अक्सर बताता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान का जो कौमी खेल है वो क्रिकेट है, सॉरी,
पाकिस्तान का जो कौमी खेल है वो हॉकी है, जज्बाती खेल क्रिकेट है। जिस तरह पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है वो मारखोर है, इसी तरीके से पाकिस्तान का एक कौमी फिक्रा भी है, और वो है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो अब देखें कि माजी में दो काम हुए हैं, एक डॉक्टर आया और दूसरा मरीज मरा। तो कौन सा काम पहले सर अंजाम हुआ, कौन सा काम पहले मुकम्मल हुआ मरीज के मरने का? तो हम कहते हैं द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। दे टोल्ड अस दे वुड स्टार्ट द वॉयज द फॉलोइंग डे। अब ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। इनडायरेक्ट सेंटेंस की क्या निशानी होती है? उसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते। अगरचे एग्जाम में ऐसे सेंटेंस नहीं आए अब तक, लेकिन पिछली दफा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक सेंटेंस आया जरूर था। तो लिहाजा डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव एक्टिव मेरी नजर में आए या ना आए, आप लोगों को जानना लाजमी है, इसलिए इसका एक यूनिट बनाया हुआ है मैंने। ये आपके अंदर वैसे ही एक सेंसिबिलिटी जनरेट करता है, नरेशन और वॉइस। दे टोल्ड अस, अच्छा यहां पर दैट का कंजंक्शन भी लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस कीजिए। दे टोल्ड अस दैट दे वुड स्टार्ट, लेकिन दैट का जो कंजंक्शन है वो उड़ाया भी जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है। तो दे टोल्ड अस दे वुड स्टार्ट द वॉयज द फॉलोइंग डे। अच्छा, इसका एक्टिव वॉइस अगर देखें, एक्टिव वॉइस बाद में लिखा हुआ है, आपकी सहूलियत के लिए इसको इसके पहले ले जाता हूं और इसे ऊपर नीचे कर देता हूं। ये देखो, अब दे टोल्ड अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन। जब इन्वर्टेड कॉमर्स शुरू होते हैं तो सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, तो पहला हर्फ जो है वो उसका बड़ा आना चाहिए। ये देखिए यहां पर W बड़ा है। वो विल स्टार्ट द वॉयज टुमारो। अच्छा, अब यहां पर विल है और यहां पर टुमारो है। अच्छा, अब इन तीन चीजों ने चेंज होना है, तो डे टोल्ड अस का दे टोल्ड अस रहेगा, वही जो है वो दे बन जाएगा। क्योंकि अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में आई और वही की फैमिली आए, अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आई और वही की फैमिली आए, तो वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होती है। ठीक है, ये चीजें डिटेल में मैंने आपको भेजी हुई हैं, ये यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, आपको लिंक भी भेजे हुए हैं मैंने नरेशन के और वॉइस के। तो वो तसल्ली से एक दफा पढ़ लो। और मैं फिर आपको गुजारिश कर रहा हूं कि एग्जाम में आए या ना आए, नरेशन और वॉइस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये वैसे ही आपके अंदर एक ग्रामर की सेंसिबिलिटी पैदा करती हैं, ये दोनों चीजें। अच्छा, अब बाहर पास्ट है और अंदर भी, बाहर पास्ट है टोल्ड और अंदर विल है। याद रखना कि अगर बाहर पास्ट हो और अंदर कोई सा प्रेजेंट हो तो वो पास्ट में चेंज हो जाता है। शेल और विल पास्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि विल का वुड बन गया, टुमारो जो है वो द फॉलोइंग डे में चेंज हो गया। ठीक, अच्छा, अल्फा में अगर यस्टरडे है तो यहां पर फॉलोइंग डे नहीं आना चाहिए था, फिर लास्ट डे आना चाहिए था। बीटा में इशू ये है कि रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाला जो फिक्रा है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, और इन्वर्टेड कॉमर्स से जो बाहर वाला क्लॉज होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच का पहला हर्फ बड़ा होता है, यहाँ पर ये मिस्टेक है, और यहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर पहला जो हर्फ है वो छोटा है, ये गलत है। अब यहाँ पर विल लगाया गया है, यहाँ पर भी वुड होना चाहिए था। ठीक है, तो आपके सामने चार्ली को मैंने सेंटेंसेस को ऊपर नीचे करके लिखा है ताकि आपको इसकी समझ आए। अब इसे दोबारा मैं इसकी जगह पे ले जाता हूं। ये देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका भी बीटा ही है,
अली हेजिटेटेड टू ऑफर। देखिए हेजिटेटेड एक वर्ब है और इस वर्ब के बाद एक बहस है कि इन्फिनिटिव्स आना चाहिए कि जेरेंड आना चाहिए, इन्फिनिटिव आना चाहिए कि जेरेंड आना चाहिए, इन्फिनिटिव आना चाहिए कि जेरेंड आना चाहिए। उसका मैं आपको एक गुजारिश कर देता हूं। देखिए आपका मेन वर्ब है कोई, जैसे कि मैं ये गुजारिश कर रहा था कि आपके सामने वर्ब्स है, थ्रेटन्ड वर्ब है, प्रिटेंड्स वर्ब है, एडमिटेड वर्ब है और डिले वर्ब है। अब मेरी बात गौर से सुनो। अगर आपके सामने चैलेंज आए कि आपके सामने वर्ब हो और वर्ब के बाद एक टाई पड़ जाए, क्या टाई पड़े कि वर्ब के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, या फिर वर्ब के बाद मेन वर्ब के बाद जेरेंड आना चाहिए। जेरेंड क्या होता है? ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है। जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नाउन का काम करे ना तो वो जेरेंड कहलाती है। वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जब नाउन का काम करे तो जेरेंड कहलाती है। मिसाल के तौर पे पहले इसको मैं बयान कर दूं। अब आई एम स्मोकिंग नाउ। दूसरा फिक्रा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब ये दो आईएनजी वाली फॉर्म्स आई हैं हुजूर यहाँ पे। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है आई एम स्मोकिंग नाउ, इसमें जो स्मोकिंग है ये वर्ब है। कैसे पता चला वर्ब है? इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है। कैसे पता चला वर्ब है? वर्ब जो मेन वर्ब होता है ना सेंटेंस में, उसका कोई ना कोई एक्शन डूअर जरूर होता है, याद रखना। तो ये जो स्मोकिंग की एक्टिविटी है ये आई कर रहा है, आई एम स्मोकिंग नाउ। अब सेंटेंस नंबर 2 में भी स्मोकिंग है। देखिए स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहां पर जो स्मोकिंग है ये वर्ब नहीं है, इस सेंटेंस का वर्ब इज है और स्मोकिंग यहां पर सब्जेक्ट है। तो याद रखना कि जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म सब्जेक्ट का काम करे या ऑब्जेक्ट का काम करे तो वो नाउन बन जाती है और जेरेंड कहलाती है। जेरेंड की और भी जगह हैं, लेकिन फिलहाल मैं एक सादा अंदाज में आपको यूं समझा रहा हूं कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का अगर काम करे तो नाउन बन जाएगी और जेरेंड कहलाएगी। जेरेंड जो है वो वर्ब के बाद भी आते हैं, ठीक है। तो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो जेरेंड कहलाती है। अब मैं ये गुजारिश कर रहा था आप लोगों से कि अगर आपके सामने चैलेंज आ जाए, आपको एक वर्ब दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि लगाओ जी इसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव बोलते हैं ग्रामर में। इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव भी कहते हैं, इन्फिनिटिव भी कहते हैं। अब इन दोनों में टाई पड़ जाए तो क्या करोगे? जनरली इन्फिनिटिव का इस्तेमाल तब करो कि जब आपने पर्पस शो करना हो, और जेरेंड का इस्तेमाल तब करो जब आपने एक्टिविटी शो करनी हो। तो जनरली ऐसा ही होता है। अच्छा, ही थ्रेटन्ड
टू पनिश आएगा या पनिशिंग आएगा? तो यहां पर पनिशिंग नहीं आएगा। क्यों? कि वो अपना पर्पस बता रहा है। धमकी देने का पर्पस है पनिश करना। ही प्रिटेंड्स टू बी ऑनेस्ट। अब एग्जामिनर क्या करेगा? टू बी की जगह लगाएगा बीइंग। ही प्रिटेंड्स बीइंग ऑनेस्ट। तो बीइंग गलत होगा यहां पे। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहां पर एक्टिविटी की सेंस नहीं देनी, यहां पर पर्पस की सेंस देनी है कि उसकी प्रिटेंड करने की, उसकी बनावट करने का पर्पस क्या है। अच्छा, अब देखें, ही एडमिटेड स्टीलिंग माई मोबाइल। अब यहां पर एग्जामिनर क्या धोखा देगा आपको? ही एडमिटेड टू स्टील माई मोबाइल। उसने मान लिया कि उसने मेरा मोबाइल चोरी किया था। तो यहां पर टू स्टील नहीं आना, स्टीलिंग आना है, क्योंकि हमने एक्टिविटी की सेंस देनी है। डोंट डिले। अब एग्जामिनर क्या करेगा? यहां पर आपको देगा टू वर्क हार्ड। तो आपने डोंट डिले वर्किंग हार्ड को करेक्ट करना है, क्योंकि यहां भी एक्टिविटी की सेंस है। ठीक है, तो अब सेंटेंस नंबर 3 का बी देखिए। अली हेजिटेटेड टू ऑफर his friend a cigarette as he knew that his friend had quit smoking. अली हिचकिचाया अपने दोस्त को सिगरेट देने की एक्टिविटी करने में। यानी कि यहां पर, सॉरी, अली हिचकिचाया और उसके हिचकिचाने का पर्पस क्या था? कि वो अपने दोस्त को सिगरेट नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि स्मोकिंग छोड़ चुका है वो। तो अली हेजिटेटेड ऑफरिंग अल्फा में गलत, चार्ली में, अच्छा, क्विट स्मोकिंग। अब क्विट के बाद भी जेरेंड आना है, क्योंकि आगे एक्टिविटी की सेंस है कि उसने ये एक्टिविटी छोड़ दी थी। फिर देखो, हेजिटेशन का पर्पस टू ऑफर था, हेजिटेशन का जो टारगेट था वो ऑफर था, हेजिटेशन की जो कॉज थी, जो रीजन थी, वो ऑफर ऑफर थी कि वो ऑफर नहीं करना चाहता था। ये कॉज और रीजन है, पर्पस है, कॉज है, रीजन है। और क्यों नहीं ऑफर करना चाहता था सिगरेट? क्योंकि उसका दोस्त क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग की एक्टिविटी को छोड़ चुका था। तो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको आप लोग इन्फिनेटिव कहते हो, वो जनरली पर्पस को, कॉज को, रीजन को शो करती है। और आईएनजी वाली फॉर्म जब नाउन का काम करे तो जेरेंड कहलाती है, तो वो एक्टिविटी को शो करती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसको मैं स्मॉल कर लूं जरा, ताकि ये क्वेश्चन पूरा आ जाए पेज पे। एक मिनट जरा ठहरिएगा। जी, अच्छा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 का डेल्टा करेक्ट है। बॉब सेड दैट एट 1 o'clock he had been doing nothing। अच्छा, अब आपको समझाने के लिए ना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो सेंटेंसेस हैं ये भी मैं ऊपर नीचे करके लिखता हूं। देखो, बॉब सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन एट 1 o'clock। ये ओ क्लॉक क्या होता है? ये ऑफ है असल में, 1 o'clock। तो एफ को उड़ाते हैं तो उसकी जगह पर अपॉस्ट्रॉफी लगा देते हैं। बॉब सेड एट 1 o'clock आई वॉज डूइंग नथिंग। अच्छा, अगर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर पास्ट हो और अंदर भी पास्ट हो तो हम खुद से हैड लगाते हैं, अंधाधुंध हैड लगाते हैं पैसिव वॉइस बनाते वक्त, और जो वर्ब मौजूद हो उसकी थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अब बॉब सेड दैट एट 1 o'clock
he had been doing nothing। अब had been कैसे आया? had हमने खुद लगाया है, had हमने खुद लगाया है, और ये been किधर से आया? ये was की थर्ड फॉर्म है been। तो been भी अंधाधुंध नहीं लगाया करते, याद रखना कि was और were इन दोनों की थर्ड फॉर्म होती है been। ठीक, अच्छा जी। तो आई का ही बन गया, और यहां पर पास्ट है, ये देखो, इसको मैं कलर और में करता हूं। और याद रखना ये उसूल, ये चीदा चीदा से उसूल हैं, कोई 6। जब आप लेक्चर सुनोगे ना मेरा, तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा कि टेंस चेंज कैसे होती है। तो बॉब सेड, बॉब ने क्या कहा भाई? उसने कहा एट 1 o'clock आई वॉज डूइंग नथिंग, 1 बजे मैं कुछ नहीं कर रहा था। अब सेड पास्ट है और वॉज भी पास्ट है। अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बाहर दोनों तरफ पास्ट हो ना, तो जब आप इन्वर्टेड कॉमर्स उड़ाते हो, तो जो अंदर वाला पास्ट होता है, जो अंदर वाली सेकंड फॉर्म होती है, वो हैड और थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। हैड खुद लगाओ, और अब ये बीन कहां से आया? ये वॉज की थर्ड फॉर्म है बीन। डूइंग को नहीं छेड़ सकते आप। याद रखना, इंग्लिश में 2 फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिन पे कोई टेंस असर नहीं करता। एक टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। इनको कहा जाता है इनफाइनाइट वर्ब्स। याद रखना कि ग्रामर में 2 ढीठ तरीन वर्ब हैं जो किसी टेंस में चेंज नहीं होते। तो कौन कौन से हैं? एक इन्फिनेटिव है, यानी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं कहूं आई वॉन्ट टू गो, और अगर मैं कहूं आई वॉन्टेड टू गो, वॉन्ट के साथ भी टू गो है और वॉन्टेड के साथ भी टू गो है, चेंज नहीं हुआ। टू और वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर भी हम डूइंग को तो चेंज कर नहीं सकते। जैसे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म भी किसी टेंस में चेंज नहीं होती। जैसे आई एम सिंगिंग, आई वॉज सिंगिंग, आई शैल बी सिंगिंग, आई विल बी सिंगिंग। सिंगिंग सिंगिंग ही रहा है, उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो बदलते रहे हैं। अच्छा जी, अब यहां पर है डन गलत है अल्फा में, बीटा में यहां पर एट का ए क्यों छोटा है, और चार्ली में भी एट का ए छोटा है। यानी जब इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होते हैं तो सेंटेंस भी स्टार्ट होता है जनरली, तो पहला हर्फ बड़ा होता है। और यहां पर हैज बीन डूइंग नहीं, हैड बीन डूइंग आना चाहिए था। ठीक है, इसको वापस मैं पहले जैसा बना देता हूं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ये बेटा सारी प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब देखो इन 2 फिक्रों को। दे आर कंस्ट्रक्टिंग सेवरल न्यू ब्रिजेस। Several new bridges are being constructed by them. By them लिखा जाए ना लिखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और याद रखना कि पैसिव वॉइस का फिक्रा बाय वाले फ्रेज का गुलाम नहीं होता। बाय अली, बाय अकरम, बाय हिम, बाय देम लिखा जाता है, लेकिन लिखा जाना लाजमी नहीं है। बिलफर्ज अगर मैं कहूं कि अवाम को धोखा दिया गया, अब मैं नहीं बताना चाह रहा कि किसने दिया, इसलिए तो पैसिव वॉइस बना रहा हूं मैं। तो मैं कहूंगा द पब्लिक वॉज डिसीव्ड। बस, अवाम को धोखा दिया जा रहा है। द पब्लिक इज बीइंग डिसीव्ड।
बाय whom जरूरत नहीं है कहने की, ठीक है। तो और दूसरी बात है कि जहां आईएनजी वाली फॉर्म देखो, उसका पैसिव वॉइस अगर आपने बनाना हो तो आईएनजी वाली फॉर्म का पैसिव वॉइस बीइंग में बनता है, ठीक है। अगर हो के इज इंसल्टिंग तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा इज बीइंग इंसल्टेड। अगर मैं कहूंगा वॉज राइटिंग तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा वॉज बीइंग रिटन। अगर एक्टिव वॉइस हो वर नॉकिंग तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा वर बीइंग नॉक्ड, ठीक है। तो ये बात जहन में रखिएगा। अब देखें जी, इसको वैसे ही ले जाता हूं पहले। तो यहां पर आर कंस्ट्रक्टेड लिखा हुआ, ये गलत है, बीइंग आना चाहिए था, बीइंग मिसिंग है इधर। अच्छा, यहां पर हैव बीन आया हुआ, ये गलत है। और डेल्टा में आर बीन तो हो ही नहीं सकता बेटे। आर बीन तो आपने कहीं जिंदगी में ये स्ट्रक्चर देखा नहीं होगा। तो पेपर में ना ऐसे स्ट्रक्चर्स को तो सबसे पहले इनके ऊपर छुरा फेरते हैं ना, इनको गोली मारते हैं। आर बीन गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 को समझने से पहले आप जरा ये 3 सेंटेंसेस के ऊपर बात करो। इन 3 सेंटेंसेस पे बात करो मुझसे। देखो जी, इट इज इम्पेरेटिव दैट अली शुड स्टडी। ये चीज अहम है कि अली को मुताला करना चाहिए। इट इज नेसेसरी दैट द बॉय शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। ये चीज लाजमी है कि उस लड़के को अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द स्ट्रीट्स ऑफ मुल्तान शुड बी क्लीन्ड। ये चीज अहम है कि मुल्तान की गलियां साफ की जानी चाहिए। शुड बी क्लीन भी हो सकता है कि साफ हूं। शुड बी क्लीन अगर करोगे क्लीन तो मतलब साफ हूं, शुड बी क्लीन्ड तो ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। और तुम्हें पैसिव वॉइस का भी एक ट्रिक बताऊं साथ ही। देखो, इज एम आर was were be been। कितने लफ्ज हुए ये? 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ड्स हुए ये। इसमें बीइंग शामिल नहीं है। सेवन। अच्छा जी, इन 7 वर्ड्स के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो मोस्ट प्रोबेबल ये बात है कि ये फिक्रा पैसिव वॉइस का होगा। ये मैं 100% नहीं कह रहा, एक बस टिप आपको बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे ही इज डिसीव्ड, उसे धोखा दिया जाता है। ही वॉज डिसीव्ड, उसे धोखा दिया गया। यू विल बी चीटेड, तुम्हें धोखा दिया जाएगा। आई हैव बीन डिसीव्ड बाय माई फ्रेंड्स, ठीक है। एक तो ये बात पैसिव वॉइस के सिलसिले में आप ये बात जहन में रखिएगा, ये पैसिव वॉइस का एक ट्रिक बताया आपको मैंने। अच्छा, अब इन 3 सेंटेंसेस को पढ़िए जरा। इट इज इम्पेरेटिव दैट अली शुड स्टडी, बिल्कुल ठीक है। इट इज नेसेसरी दैट
द बॉय शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, बिल्कुल ठीक है। और इट इज इंपॉर्टेंट दैट द स्ट्रीट्स ऑफ मुल्तान शुड बी क्लीन, बिल्कुल ठीक है। ये फिक्र तीनों ठीक है, लेकिन जहां पर शुड आता है वहां पर लॉजिक होती है, लॉजिक। अगर इस शुड को काट दिया जाए यहां से, जहां पर शुड्स लगे हुए हैं, इनको अगर हटा दिया जाए, तो फिर इस शुड के बगैर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली रह जाएगी ना। क्या कहते हो? ये सेंटेंस फिर यूं बन जाएगा, इट इज इंपेरेटिव दैट अली स्टडी। अली स्टडी का आपने ऐसा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा होगा पहले। इट इज नेसेसरी दैट द बॉय रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, और इट इज इंपॉर्टेंट दैट द स्ट्रीट्स ऑफ मुल्तान बी क्लीन्ड। तो याद रखना कि दैट क्लॉज से पहले अगर आप इस किस्म के क्लॉजेस देखो, इट इज इंपेरेटिव, इट इज नेसेसरी, इट इज इंपॉर्टेंट वगैरह वगैरह, तो दैट क्लॉज के बाद अगर हम शुड को काट दें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को तन्हा रहने दें, अकेला रहने दें, तो ये बन जाता है प्रेजेंट सब्जंक्टिव। ठीक है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव। और प्रेजेंट सब्जंक्टिव, सब्जंक्टिव का मतलब क्या है? सब्जंक्टिव हम कहते हैं अनफुलफिल्ड डिजायर को या अनरियल सिचुएशन को। इट इज इंपेरेटिव दैट अली स्टडी। अब अली स्टडी किसी सूरत में नहीं आ सकता, कोई टेंस नहीं कहता कि अली स्टडी कहा जाए, अली स्टडीज होता है अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो ही, या अली स्टडीड होगा, या अली इज स्टडीइंग होगा। तो जब सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, ये देखे बगैर के सब्जेक्ट वाहिद है या जमा है, तो उसे हम कहते हैं इस स्ट्रक्चर में इट इज इंपेरेटिव दैट अली स्टडी, कि अली पढ़े। इसका तर्जुमा भी बड़ा मजे का बनता है। इट इज नेसेसरी दैट, ये चीज अहमियत की हामिल है कि द बॉय रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, कि लड़का अपने वालिदैन की इज्जत करे। ठीक है। अब बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर अगर ये दोनों फिक्रे आ जाएं तो फिर हम क्या करें? इट इज इंपेरेटिव दैट अली शुड स्टडी, और दूसरा फिक्र आ जाए इट इज इंपेरेटिव दैट अली स्टडी। अगर इन दोनों में क्लैश आ जाए तो आप अली स्टडी को प्रेफर कर दो। तो लिहाजा इसका डेल्टा करेक्ट है, इफ यू हैव ब्लोन आउट, इफ यू हैव ब्लो आउट ऑन द हाईवे, हाईवे पे अगर आपके टायर से यकदम हवा निकल जाए, ब्लो आउट, गाड़ी के टायर से यकदम हवा निकल जाए, कॉमा, इट इज इंपेरेटिव दैट, ये देखें ये वो स्ट्रक्चर आ गया, यू रिड्यूस स्पीड, यहां पर शुड कटा हुआ है, एंड मेंटेन कंट्रोल विदाउट स्टॉम्पिंग ऑन द ब्रेक पैडल। स्टॉम्पिंग का मतलब होता है रख के पैर मारना, पैर पटखना। स्टॉम्पिंग, स्टैंपिंग से याद करो, स्टैंप किसी मोर लगाने में भी रख के मोर लगाई जाती है, और स्टॉम्पिंग का मतलब है पैर पटकना, पैर मारना। अच्छा जी, अल्फा में यू रिड्यूस्ड गलत है, बीटा में इट इज इंपेरेटिव रिड्यूसिंग गलत है, और चार्ली में इट इज इंपेरेटिव टू रिड्यूस गलत है। सेवंथ जो है, अब इसका देखते हैं। सेवंथ को अगर हम देखें अब, तो आफ्टर शी हैड वन हर मेजर फर्स्ट मेजर टूर्नामेंट, शी सफर्ड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ इंजरीज। अच्छा, ABA का कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने बताया है आपको, वो क्या कि अर्लियर एक्शन के साथ हमने हैड और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, और लेटर एक्शन के साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। तो आफ्टर शी हैड वन हर फर्स्ट मेजर टूर्नामेंट, टूर्नामेंट उसने पहले जीता, तो हैड वन आया यहाँ पे, हैड वन, इसको मैं ग्रीन कलर का कर देता हूं।
फर्स्ट मेजर टूर्नामेंट शी सफर्ड फ्रॉम, और लेटर एक्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो अल्फा में वॉज सफरिंग और बीटा में दोनों तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अर्लियर और लेटर एक्शन दोनों के साथ। और चार्ली में हैड और थर्ड फॉर्म की पोजीशन गलत है। अच्छा जी, अब एट्थ अगर हम देखें तो वी पोस्टपोन्ड गोइंग, यानी हमने ये एक्टिविटी पोस्टपोन कर दी। तो पोस्टपोन वर्ब है। अब इसके बाद अगर टाई पड़ जाए कि टू इन्फिनेटिव आना है या जेरेंड आना है तो हम जेरेंड को चुन लेंगे। अल्फा में बीन गॉन गलत है, चार्ली में बीइंग गॉन गलत है, और डेल्टा में पोस्टपोन्ड टू गो गलत है। ये मैं रूल जो है ये पर्पस का और एक्टिविटी का, ये मैं आपको बता के अभी आगे बढ़ा हूँ, और वो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया है। ये अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। डेल्टा ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। मारिया सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई लिव इन ड्यूबलिन, सेमीकोलन, आई हैव लिव्ड हियर माई होल लाइफ, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। अच्छा, अब जो इसका इनडायरेक्ट बना, कैसे बना, मारिया सेज दैट। अच्छा, अगर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर पास्ट हो ना, सॉरी बाहर प्रेजेंट हो, तो अंदर कोई टेंस चेंज नहीं होता। मारिया सेज, मारिया सेज दैट शी लिव्स, तो यहां लिव था, यहां लिव्स हो गया, यानी टेंस चेंज नहीं हुआ। इसको मैं ग्रीन कलर का कर देता हूं। इन ड्यूबलिंग एंड शी हैज लिव्ड, तो यहां हैव लिव्ड था, तो यहां हैज लिव्ड हो गया, यानी टेंस चेंज नहीं हुआ। द हर होल लाइफ। अब हेयर था यहां पे और वो देयर में चेंज हो गया। अब ये 10th क्वेश्चन जो है ये भी एक्शन बिफोर एन एक्शन वाला है। सैमसन हैड फिनिश्ड हिज रिपोर्ट बाय द टाइम हिज फादर केम। तो पास में दो एक्शन हुए हैं। एक सैमसन साहब ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल की थी और दूसरा उसके वालिद साहब घर आए थे। तो रिपोर्ट पहले मुकम्मल की गई और वालिद साहब जो है वो बाद में घर आए। तो इसलिए अर्लियर एक्शन के लिए हैड और थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, और लेटर एक्शंस जो होते हैं उनके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। तो बीटा में हैड बीन फिनिशिंग गलत है, चार्ली में फिनिश्ड गलत है, और डेल्टा में फादर वाज कमिंग होम ये गलत है। अब इसको सेंटेंस नंबर 11 को अगर हम देखें तो बीटा करेक्ट है। द बिल्डिंग नीड्स रेनोवेशन, सेमीकोलन, it has not been renovated since the 1960s। अच्छा, अब देखिए बीन के बाद थर्ड फॉर्म आई, पैसिव वॉइस है, और ये मैंने ऊपर अभी आपको ये ट्रिक बता के गया हूं। ये देखें पैसिव वॉइस का ट्रिक है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, इसके बाद अगर थर्ड फॉर्म आए तो जनरली ये पैसिव वॉइस का फिक्रा ही होता है। अच्छा, अल्फा में हैड नॉट बीन, हैड नॉट क्यों नहीं आ सकता यहाँ पे? क्योंकि अर्लियर लेटर एक्शन की सेंस ही नहीं है यहाँ पे। हैड और थर्ड फॉर्म जनरली तब आती है कि जब इसके बाद में सेकंड फॉर्म का कॉम्बिनेशन बने, यानी कि अर्लियर लेटर एक्शन दिखाने के लिए।
अच्छा, चार्ली में हैज नॉट बीइंग, अब हैज नॉट बीइंग कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, और इट हैज नॉट रेनोवेटेड में ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग ने कोई चीज रेनोवेट करवानी थी, यानी बिल्डिंग एक्शन डूअर बन रहा है, तो डेल्टा इसलिए गलत है। देखो ना, डेल्टा को यूं पढ़ते हैं ना, द बिल्डिंग नीड्स रेनोवेशन, द बिल्डिंग हैज नॉट रेनोवेटेड, बिल्डिंग ने रेनोवेट नहीं किया किसी और चीज को, या बिल्डिंग को रेनोवेट नहीं किया गया, तो लिहाजा पैसिव स्ट्रक्चर आएगा यहां पे, इट हैज नॉट बीन रेनोवेटेड। अब ये जो 12th क्वेश्चन है, ये देखें, ही सेड आई वर्कड, फौरन पहचाना करें कि अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर दोनों तरफ पास्ट हो तो हैड और थर्ड फॉर्म लगती है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, I worked as a war correspondent during the second Iraq war, full stop, inverted commas closed। अच्छा, इसका इंडायरेक्ट कैसे बना? He said that he had worked, यानी had हमने खुद लगाया, और worked की थर्ड फॉर्म भी worked होती है, as a war correspondent during the second Iraq war। अच्छा, और I जो था वो he में चेंज हो गया यहाँ पे। अच्छा, अल्फा में मिस्टेक देखें कितनी माइनर सी है, लेकिन याद रखने वाली मिस्टेक क्या है कि इन्वर्टेड कॉमर्स पहले हैं और फुल स्टॉप बाद में है। याद आपने ये रखना है बेटे कि ये जो फुल स्टॉप या ये क्वेश्चन मार्क या ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये फिक्रे का हिस्सा होते हैं, तो ये पहले आते हैं और इन्वर्टेड कॉमर्स इनके बाद में आते हैं। ठीक है, आपकी जो बुक है ना वो फर्स्ट ईयर की बटन की, तो उसमें कई जगह पे ये मिस्टेक की गई है, तो उसमें पंक्चुएशन की मिस्टेक मौजूद है। ठीक है, तो ये जो ये फुल स्टॉप बाद में आया हुआ है इन्वर्टेड कॉमर्स के, ये गलत है। देखो ना, इसको लॉजिकली समझो ना, क्या भला, ये जो फुल स्टॉप है ये इस फिक्रे का पार्ट है ना, तो सेंटेंस के बाद में आएगा ना, तो इन्वर्टेड कॉमर्स जो है वो बाद में आएंगे। चार्ली इसलिए गलत है कि ही सेड दैट आई, यानी चेंज नहीं किया गया आई को ही में, और डेल्टा इसलिए गलत है कि ही सेड दैट ही वर्कड लिखा हुआ है, हैड और थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। थर्टीन्थ है जी, साइंटिस्ट्स हैव जस्ट मेड अ मेजर डिस्कवरी इन मेडिसिन, a major discovery in medicine has just been made by the scientists, लिख दिया जाए तो भी ठीक है, ना लिखा जाए तो भी ठीक। तो ये मैंने अभी सही किया है, ये यहाँ पर साइंटिस्ट हैव लिखा हुआ था सबने, तो ये एक टाइपिंग की मिस्टेक थी। अच्छा, अब पैसिव वॉइस का लेक्चर कर लो ना आप, मैंने यूट्यूब पर डाल दिया हुआ है, उसमें मैंने 8 स्ट्रक्चर्स बताए हैं डिफरेंट, और बड़े ही सादा अंदाज में टेंस का नाम लिए बगैर बताया है मैंने कि एक्टिव का पैसिव कैसे बनता है। ठीक, तो हैज हैव हैड का जो पैसिव होता है वो हैज हैव हैड बीन के साथ बनता है, बी डबल ई एन, बीन। तो अल्फा में मिस्टेक ये है कि यहां पर हैव के बाद बीन नहीं है, यहाँ हैज तो आना ही, यहाँ अव्वल तो मेडिसिन के साथ हैव नहीं आना था। अच्छा, यहाँ भी हैज के बाद है वो बीन नहीं है, और डेल्टा में इज जस्ट मेड लिखा हुआ, ये गलत है। 14 देखें, इसका चार्ली करेक्ट है, आई हैड रादर कंप्लीट माई होमवर्क देन स्लीप। ये मैं पिछले टेस्ट की डिस्कशन में भी आपको बता चुका हूं कि हैड रादर के साथ अगर देन का कॉम्बिनेशन हो तो हैड रादर या वुड रादर एक ही बात है,
तो हैड रादर के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वुड रादर के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और देन के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हैड रादर कंप्लीट और देन स्लीप। और इसके अंदर सेंस क्या होती है? सेंस होती है इसमें प्रेफरेंस की। ठीक, आई हैड रादर कंप्लीट माई होमवर्क देन स्लीपिंग। अल्फा में स्लीपिंग गलत, बीटा में आई हैड रादर कंप्लीटेड। यहां बच्चा बहुत धोखा खाता है, वो कहता है जी हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो ये सही है। भाई हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन वो हैड अकेला हो तो तब आती है ना बेटे। ये हैड रादर है, हैड रादर हो या वुड रादर हो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। कोई टू शू भी नहीं लगना, जैसे कि डेल्टा में टू स्लीप लगाया गया है, या गलत। अच्छा जी, अब ये जो 15वां है इसका चार्ली ठीक है। जेम्स हैज बीन रीडिंग द न्यू हैरी पॉटर नॉवल फॉर आवर्स नाउ। सिंस फॉर के साथ याद होगा आपको कि जनरली हैज बीन हैव बीन लगता है। सेमी कोलन, ही सिंपली कांट लेट इट गो। अच्छा, हैज बीन रीडिंग ये भी प्रेजेंट टेंस है, सिंपली कांट लेट इट गो ये भी प्रेजेंट टेंस है। तो अल्फा में कुडंट क्यों आया है? तो यहां पर टेंस का अग्रीमेंट नहीं है। अच्छा, बीटा में इज रीडिंग क्यों आ रहा है? अगर सिंस फॉर हो तो जनरली हैज बीन हैव बीन का इस्तेमाल होता है। अगर मैं कहूं कि बारिश हो रही है तो मैं कहूंगा इट इज रेनिंग। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि 2 घंटे से बारिश हो रही है तो वो होगा इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। तो जब सिंस फॉर आ जाता होता है तो इज एम आर की जगह हैज बीन हैव बीन और आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। और डेल्टा में हैड बीन गलत है भाई, क्योंकि मैं अभी काफी दफा आज के लेक्चर में मैं बता चुका हूं आपको कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्लियर एक्शन को शो करती है और इसके साथ लेटर एक्शन भी होना चाहिए। अच्छा, 16 है माई मदर लेट्स माई ब्रदर गो। लेट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, लेट के बाद बेयर इन्फिनेटिव, डू डज और डिड के बाद बेयर इन्फिनेटिव, मोडेल वर्ब्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो माई मदर नेवर लेट्स माई ब्रदर गो टू अटेंड होना चाहिए था। ठीक है, देखें, आई विल लेट यू गो या टू गो। तो आई विल लेट यू गो, तो लेट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता होता है, और बेयर इन्फिनेटिव हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। 17 देखें, हैव यू बीन स्टैंडिंग इन द रेन द होल टाइम। वाई हैवंट एनीवन लेट यू इन। एनीवन तो बेटे वाहिद है ना, तो इसके साथ हैवंट नहीं हैजंट आना चाहिए था। चार्ली में इशू है। 18th, दिस अटेम्प्ट इज बीइंग फुली charted with a view to further the methodological debate which surrounds this aspect of data production and analysis. तो विद अ व्यू टू के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है बेटे, चार्ली में मिस्टेक है। विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने नहीं आना, आईएनजी वाली फॉर्म ने आना। तो यहां पर आप, अच्छा इसकी और भी लिस्ट है, वो मेरे नोट्स में मौजूद है, वो देख लीजिएगा। दिस अटेम्प्ट इज बीइंग फुली चार्टर्ड विद अ व्यू टू फर्दरिंग
विद अ व्यू टू के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। 19 देखिए, आलिया गॉट हर सर्वेंट टू मेक हर अ कप ऑफ टी एंड आयरन हर क्लोथ्स। गेट अगर पॉजिटिव हो तो उसके बाद टू इन्फिनेटिव आता है। I make my servant polish my shoes. I have my servant polish my shoes. I let my servant polish my shoes. लेकिन I get my servant to polish my shoes. तो make अगर causative हो, have अगर causative हो, let अगर causative हो, cause बने किसी और verb का, तो वो भी bare infinitive होता है। ठीक है, ये चार फिक्रे जहन में रखना। I make my servant polish. I have my servant polish. I let my servant polish. लेकिन I get my servant to polish my shoes. 20th, I could not help laughing when I got to know about Sam's ridiculous aspirations. Could not help laughing. या तो होना चाहिए could not help but laugh. Cannot help laughing. Will not help laughing. ये हेल्प के साथ जो आईएनजी वाली फॉर्म लग रही है, इसका मतलब कहीं मदद करना नहीं है, मदद करना है ही नहीं। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, इसके अंदर सेंस है अनअवॉइडेबिलिटी की, यानी आप यूं समझो, ये देखिए जी, हेल्प के फौरन बाद अगर जेरेंड आए तो हेल्प का मतलब मदद करना नहीं होगा, उसके अंदर सेंस होगी अनअवॉइडेबिलिटी की, यानी किसी चीज को अवॉइड ना कर पाना, किसी चीज से बाज ना रह पाना। अच्छा, यहां हेल्प के बाद बट आए और फिर बेर इन्फिनेटिव आए। बेर इन्फिनेटिव का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग होना चाहिए था, या होना चाहिए था आई कुड नॉट हेल्प बट लाफ, मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता। व्हेन आई गॉट टू नो। 21, द कोर्स इंस्ट्रक्टर केप्ट ऑन स्पीकिंग, कीप ऑन के बाद भी जैनड आता है, जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, कीप ऑन, इन सब के बाद में जैनड आते हैं। द कोर्स इंस्ट्रक्टर कीप ऑन आस्किंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस। 22, द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर कुड ही, ना, बिल्कुल गलत, ये इनडायरेक्ट फिक्रा है। अगर कुड ही लिखना है तो यहां पर कुड ही आ ही नहीं सकता, कुड आई आता है यहां पे, तो यहां पर होना चाहिए द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर इफ ही कुड। और याद रखना, इनडायरेक्ट फिक्रा जो होता है वो हमेशा सादा होता है, इनडायरेक्ट सेंटेंस हमेशा सिंपल होता है, वो कभी क्वेश्चन नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट फिक्रा। और सादा फिक्रे की क्या निशानी है, पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब। 23, डिस्पाइट सेवरल रिफ्यूजल्स टॉम केप्ट ऑन इंसिस्टिंग, कीप ऑन के बाद भी हमने जेरेंड इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अब देखें 4 वर्ड्स तो आपके हो गए यहाँ। अच्छा, केप्ट ऑन यहाँ भी है, केप्ट ऑन यहाँ भी है, चलें ठीक है जी। 24th, द गुड्स had been transported to our house in the Midlands every Friday. Every Friday से पता चल रहा है कि ये काम एक रूटीन में सरंजाम दिया जाता है, और रूटीन में काम को सरंजाम देने के लिए प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है, तो वो उसका पैसिव वॉइस बनता है इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू आवर हाउस इन द मिडलैंड्स एवरी फ्राइडे आना चाहिए। फिर समझिए बात को,
एवरी फ्राइडे से पता चल रहा है रूटीन एक्शंस। अच्छा, और रूटीन एक्शन को शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आजकल के ज़माने में प्रेजेंट सिंपल टेंस कहा जाता है, वो एक ही बात है। अच्छा, और प्रेजेंट सिंपल टेंस का कैसे पता चलता है, क्या निशानी होती है उसकी? उसमें प्योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होती है, या उसमें एस सी एस का इजाफा हुआ होता है, या उसमें डू नॉट और डज नॉट लगा होता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो वो इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। अच्छा यार, एक बेटे मेरी बात हमेशा याद रखना कि जो पैसिव वॉइस होता है ना, उसमें आती वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, तो लिहाजा वर्ब का तो रोला खत्म करो ना पैसिव वॉइस से। 25 देखें, मैरी कहती है आई विल प्ले कार्ड्स टुमारो, फुल स्टॉप। मैरी इन्फॉर्म्ड मी दैट शी वुड प्ले कार्ड्स टुमारो। अच्छा, टुमारो का जब पैसिव वॉइस बनता है, सॉरी, जब इनडायरेक्ट में आता है तो वो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे आना चाहिए था। 26 था। ग्लोरिया कहती है आई एम सॉरी। आई एम कैसे लिखा हुआ है? जब इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट हो रहा है कोई फिक्रा तो उसका पहला हर्फ कैपिटल होता है, और वैसे भी आई जिसका मतलब मैं है वो तो है ही कैपिटल हमेशा। अच्छा जी, 27, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड टू वर्क इन जैक्स ऑफिस बिकॉज माइन इज redecorated at the moment. Mine is being redecorated. कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन को शो करने के लिए आईएनजी वाली फॉर्म दिखानी होगी हमें। ट्वेंटी एट को अगर अब हम देखें तो द कपल डिनाइड डूइंग एनीथिंग दैट वाज इलीगल। डिनाइड द एक्टिविटी, जैसे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म अगर जेरेंड का काम करे तो एक्टिविटी को शो करता है, तो द कपल डिनाइड टू डू गलत है। 29th है, a plane carrying 15 members of the government to a conference in Brussels is known to have। याद करें, मैंने कल आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि कोई सा भी टेंस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, टू के बाद या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या हैज हैव हैड में से हमेशा हैव का इस्तेमाल किया जाता है। 30th, when I arrived I had handed a note by one of the delegates. I was handed a note. Had handed कैसे हो सकता है? I was handed करोगे तो मुझे एक नोट पकड़ाया गया, पैसिव स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अब मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ।